नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा, मेरे साथ अंजलि मौजूद हैं। तो मिडिल ईस्ट से यूरोप तक कहीं पर जंग चल रही है तो कहीं पर जंग जैसा तनाव नजर आ रहा है। तबाही की तस्वीरें सबको परेशान कर रही हैं, लेकिन विध्वंस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देखिए, एक तरफ यूक्रेन में 632 दिन से तबाही जारी है। बड़ी खबर आपको हम दिखाएंगे, इसका हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर आज मतदान हो रहा है और इस वक्त पूरी डिटेल, पूरी जानकारी इस वक्त हम आपके सामने रखते हैं। वोट मीटर के जरिए आप देख पा रहे हैं कि आखिर अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना है अलग अलग विधानसभा सीटों पर। मसलन छिंदवाड़ा की बात की जाए 10 बजे तक 12.49%, भोपाल की बात करें 7% से ज्यादा मतदान हुआ है। छतरपुर में 11.04%, दतिया में 8.71%, जबलपुर में 11.71%। तो ये इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और छिंदवाड़ा की बात अगर हम करें तो यहां से कमलनाथ लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में। अंजलि जी हाँ, और देखिए आपको हम दिखा रहे हैं कि वोटिंग कहां पर कितना % तक हुआ है। सुबह 10 बजे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा है कि 5% से ज्यादा प्रतिशत तक 10 बजे तक वोटिंग हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में भी लगातार वोटिंग हो रही है। आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर वोटिंग परसेंटेज कितना है। बहरहाल अब आगे बढ़ते और आपको बताते हैं, एक तरफ यूक्रेन में 632 दिन से तबाही जारी है, लेकिन युद्ध किस तरफ जाएगा इसकी तस्वीर अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो दूसरी ओर गाजा में 42 दिन से दुनिया विध्वंस देख रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त जॉर्जिया फ्रंट खुल सकता है, क्योंकि जॉर्जिया के पास रूसी मूवमेंट देखी जा रही है। इस खबर की डिटेल आपको बताएंगे। इसके साथ ही बात होगी यूक्रेन वॉर पर गाजा इफेक्ट की। आखिर क्यों गाजा में युद्ध से ज़ेलेंस्की परेशान है, इस सवाल पर भी बात करेंगे। इसके साथ बात होगी क्रीमिया को लेकर रूस के डर की, क्योंकि यूक्रेनी हमलों के बाद रूसी फ्लीट के पीछे हटने का दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच यूक्रेन के ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स का भी खुलासा हो गया है। यूक्रेन का प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स आखिर है क्या, और रूस आखिर क्यों इस ऑपरेशन से परेशान है, इसे भी पूरी डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। किसी भी वक्त खुल सकता है जंग का नया फ्रंट। जॉर्जिया और रूस के बीच बढ़ गया है तनाव। जॉर्जिया के पास रूसी नेवी की मूवमेंट बहुत तेज हो गई है। क्रीमिया से शिफ्ट हो रहे हैं रूसी जहाज। जॉर्जिया के पीएम का दावा, नया नेवी बेस बनाएगा रूस। तो आप देखिए एक और फ्रंट, एक तरफ रूस जो कि यूक्रेन के साथ 20 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, इंगेज है वॉर में, लगातार युद्ध वहां पर चल रहा है, विध्वंस हम देख रहे हैं। लेकिन एक और फ्रंट रूस अब खोल सकता है और वो फ्रंट होगा जॉर्जिया के साथ। जॉर्जिया और रूस के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जॉर्जिया के पास रूसी मूवमेंट देखी गई है, रूसी नेवी की जो मूवमेंट है वो देखी गई है। क्रीमिया से रूसी जहाज अब जॉर्जिया की तरफ मूव कर रहे हैं। जॉर्जिया के पीएम ने खुद इस बात का दावा किया है कि नया नेवी बेस रूस बनाने की मंशा रखता है। और देखिए किसी भी वक्त नया जंगी मोर्चा खुल सकता है, ये जानकारी मिल रही है। अब इससे जुड़ी डिटेल्स क्या है, कुछ वॉरशिप नोवोरोसिस्क पोर्ट की तरफ ले जाए गए हैं और बताइए जा रहा है। देखिए आपको डिटेल्स दे रहे हैं, बिग वॉल पर पूरी डिटेल्स है। देखिए रूस का पोर्ट जहां नजर आ रहा है, और आगे अगर आप बढ़ेंगे तो अब्खाजिया में यहाँ नए बेस की तैयारी है, और यहाँ पर है जॉर्जिया। ये टेंशन जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि एक नया वॉर फ्रंट खोल दे, क्योंकि किसी भी वक्त नया जंगी मोर्चा खुल सकता है। और वॉरशिप किस तरीके से मूव कर रहे हैं जो कि टेंशन की ओर इंडिकेट करते हैं रूस और जॉर्जिया के बीच। इसके अलावा इंफॉर्मेशन यह आ रही कि रूस ने यहां से सबमरीन्स और छोटे जहाज की भी लोकेशन को बदल दिया है, यानी कि नए मोर्चे की तरफ रूस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद क्रीमिया से मूवमेंट का दावा किया गया है। तो ये जानकारी इस वक्त आप देखिए किस तरह से जॉर्जिया की तरफ जो मूवमेंट है वो तेज कर दिया गया है रूस की तरफ से। नोवोरोसिस्क पोर्ट से नेवी फ्लीट को अब्खाजिया शिफ्ट करने का जो पूरा प्लान है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर रूस का पोर्ट है, और नया बेस जो कि बिल्कुल जॉर्जिया के साथ लगता हुआ है वहां पर अब्खाजिया में तैयार किया जा रहा है। अब्खाजिया में रूस ने स्थायी नेवल बेस को तैयार करने की पूरी प्लानिंग की है। और इस बीच जॉर्जिया ने कह दिया है कि अवैध कब्जे वाले इलाके में रूस बेस बना रहा है, यानी कि पूरा ऑब्जेक्शन जो है वो अब्खाजिया को लेकर के, क्योंकि यहीं पर रूस अपना नया बेस तैयार कर रहा है और इस बात का खासा ऑब्जेक्शन जताया गया है और जॉर्जिया की ओर से। रूस अब्खाजिया को स्वतंत्र
एकमात्र देश बताता है जो कि बिल्कुल भी जॉर्जिया को पसंद नहीं है, और यही टेंशन की सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया है यूएन अब्खाजिया को जॉर्जिया का संप्रभु क्षेत्र मानता है, लेकिन जॉर्जिया इस बात से इनकार कर रहा है और नए बेस को लेकर के जॉर्जिया और रूस के बीच में खासी टेंशन देखने को मिलती है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे परिचय आपका करा देते हैं। संजय सोई सर हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही राजेश कुमार सर भी हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन संजय सोई सर, ये जो मैप के जरिए हमने डिटेल्स दी है अब्खाजिया को लेकर के काफी टेंशन देखने को मिल रही है रूस और जॉर्जिया के बीच, और कहा यह जा रहा है कि यह विवाद इतना बढ़ गया है कि कहीं ऐसा ना हो वॉर का एक और नया फ्रंट खुलता हुआ दिखे रूस और जॉर्जिया के बीच। देखिए अंजलि, ऐसा है कि ये वही बात है जिस प्रकार से चाइना ताइवान वाली बात है कि जॉर्जिया इसको अपना हिस्सा मानता है अब्खाजिया को, लेकिन रशिया उसको इंडिपेंडेंट मान रहा है। तो ये देखते हुए दोनों के अंदर तनाव बढ़ रहा है, और इस समय में रशिया ने अपनी फोर्सेज जो मूव किए हैं वो एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है कि आप इसको मान जाओ। मेरे हिसाब से अभी शायद रशिया इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि जॉर्जिया भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और उसके हाथ पहले यूक्रेन में रशिया 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, जहाँ पर लड़ाई चल रही है। उसकी पिछले साल फरवरी में लड़ाई शुरू हुई थी। तो अभी ये एक तरह से मुझे लग रहा है इनडायरेक्ट प्रेशर डाल के उसको अपनी शर्तों को मनवाने की कोशिश करेगा रशिया। अंजलि जी बिल्कुल, एयर मार्शल हमारे साथ राजेश कुमार सर भी हैं। राजेश कुमार सर, लेकिन ये जो मूवमेंट हो रही है, संजय सोई सर बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं लग रहा कि युद्ध भड़केगा, लेकिन जो मूवमेंट है वो सबमरीन्स की, वॉरशिप्स की सीधे जॉर्जिया की तरफ की गई है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या करना चाहता है रशिया? देखिए, सेवेस्टोपोल में जो यूक्रेन के अटैक्स हुए हैं, हाँ, उससे उन्होंने अपनी फ्लीट विड्रॉ करने की पर मजबूर हो गई थी रशियन नेवी। तो इस हालत में मेरे ख्याल में वो कुछ एसेट्स जो हैं वो शिफ्ट करना चाहते हैं। अभी जो अब्खाजिया की ये जो पोर्ट है ये अभी रशियन कंट्रोल में है, क्योंकि उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया है, और वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी रशियन के नीचे है। तो इस हिसाब से वो कुछ एसेट्स वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लैक सी में जो ग्रेन कॉरिडोर बनाया गया है यूक्रेन के तहत, और जिससे जो सेवेस्टोपोल से उन्होंने ब्लॉकेड किया था, अब वहाँ से उन्होंने अपनी शिप्स हटाई हैं। तो मेरे हिसाब से उनको जगह चाहिए ब्लैक सी को डोमिनेट करने के लिए, तो यहाँ पे वो कुछ एसेट्स जरूर शिफ्ट करेंगे और ब्लैक सी को फिर से डोमिनेट करने की बिल्कुल सर। और आपसे हम आगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब्खाजिया जिसको लेकर के बात हो रही है वो पहले से ही विवादों से घिरा हुआ है, ऐसे में क्या किसी देश को यह इजाजत है कि वहां पर नया नेवल बेस बना सके? और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, जंग में रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। अभी भी हर दिन मारे जा रहे 500 से 1000 जवान। इस वक्त अवदिव्का में सबसे ज्यादा खतरनाक जंग यूक्रेन और रूस के बीच चल रही है, और इसमें बड़े नुकसान का दावा रूस के लिए किया जा रहा है कि 500 से 1000 जवान रोजाना मारे जा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, यूक्रेन का सीक्रेट प्लान का खुलासा हुआ है। प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स का खुलासा। कई दिनों से फंड जुटा रहा था यूक्रेन, और यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट की डिटेल अब सामने आई है। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जिसकी डिटेल्स भी अब सामने आ गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स ये नाम है इस पूरे मिशन का। यूक्रेन का सीक्रेट प्लान था ये, जो कि अब सबके सामने आ गया क्योंकि इसका खुलासा हो चुका है। कई दिनों से फंड जुटा रहा था यूक्रेन, और जानकारी की यूक्रेन का सबसे बड़ा ये ड्रोन प्रोजेक्ट की डिटेल अब जाकर सामने आई है। इससे जुड़ी और डिटेल्स आपको करुणा बताएं। तो यूक्रेन का प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स क्या है, जिसका भी हमने जिक्र किया था, यह आप जानिए। रूस में तबाही का प्लान तैयार किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से रूस के खिलाफ। यूक्रेन में लंबे वक्त से प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स पर काम हो रहा है। प्रोजेक्ट के लिए फंड बाकायदा जुटाया गया है, डिटेल सीक्रेट रखी गई है। सितंबर 2023 तक विशेष फंड में 2075 करोड़ रुपए जुटा लिए गए ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के जरिए। जून 2023 तक 5810 करोड़ रुपए का जो खर्च है उसका अनुमान लगा है इस ऑपरेशन के लिए। 16 नवंबर को पहली बार प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो बाकायदा सामने आई, और प्रोजेक्ट के तहत यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज ड्रोन को तैयार किया है। 800 किलोमीटर की रेंज वाला बीवर ड्रोन बनाने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है।
कब्जे वाले इलाके और रूस के अंदर कई हमले किए गए। यूक्रेन ने ड्रोन युद्ध में बड़ी कामयाबी का दावा भी किया है। ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स के जरिए ड्रोन हमलों से रूस को अभी तक 7,470 करोड़ का नुकसान पहुंचा है, इस बात का दावा किया गया है। मेजर जनरल संजय सोई सर, ये जो ऑपरेशन ब्लैक बॉक्स है और इसके तहत रशिया को बड़े नुकसान का दावा जो किया गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो युद्ध है उसमें ड्रोन के जरिए एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ऐसा ये बीवर ड्रोन जो है इसके ऊपर काफ़ी समय से काम चल रहा था और ये भी आशंका जताई जा रही थी जो पीछे 2-3 अटैक रशिया के एयरफील्ड पर मॉस्को में जो हुए थे वहाँ पर शायद इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो, जबकि ये इसको ऑफिशियली फंक्शनल नहीं किया गया था। या तो ये ऑप्शन था कि रशिया के अंदर ही कोई लॉन्च करे, या ये इस प्रकार का बीवर ड्रोन लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। लॉन्ग रेंज ड्रोन होने से यूक्रेन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि अपने देश से ही अनमैन्ड फ्लाइट के द्वारा रशिया की दूर दूर की एसेट्स को रशिया के डीप इनसाइड उनके एयरपोर्ट और मॉस्को तक पहुंचकर उनको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस प्रकार हमने देखा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में ड्रोन्स ने एक अहम रोल अदा किया है, जो कि एक दुश्मन के इलाके में पीछे जाकर हमला करते हैं, उनके टैंक्स को बर्बाद करते हैं, उनके डिफेंसेस को बर्बाद करते हैं, उनके एयरपोर्ट पर भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो और इनका पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इनका रडार सिग्नेचर कम होता है। तो ये देखा जाएगा एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि उनकी ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा। अंजलि, ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स जो कि यूक्रेन का प्रोजेक्ट था जिसके बारे में सर जानकारी दे रहे थे, इस बीच एक और अहम खबर है। जंगी तैयारी पर जेलेंस्की ने दिया है बयान। एयर डिफेंस पर तेजी से काम हो रहा है और यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। तो देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने यह बयान दिया है कि अभी भी यूक्रेन कमजोर नहीं पड़ा है। यूक्रेन का सीक्रेट प्लान तो खुला ही है, लेकिन यूक्रेन लगातार मजबूत हो रहा है। ये बड़ी जानकारी प्रोजेक्ट ब्लैक बॉक्स का खुलासा हुआ है, जिससे ये पता चला है कि कुछ बड़ी प्लानिंग में है यूक्रेन। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को अमेरिका की बड़ी मदद। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $500 मिलियन दिए गए। सर्दियों में पावर स्टेशन पर हमले का डर है। रूस बढ़ा सकता है यूक्रेन का बिजली संकट। और पिछली सर्दियों में भी हमने देखा कि कैसे बीती सर्दियों में भी यूक्रेन में पावर का बड़ा संकट खड़ा हो गया था, पावर क्राइसिस, क्योंकि कई जो पावर प्लांट से वहां पर हमले के बाद वो ठप पड़ गए थे। इसके बाद जनरेटर के जरिए जो अहम इंस्टॉलेशन है और जो इमारतें हैं उन्हें बिजली की सप्लाई की गई थी। और अगली बड़ी खबर, कीव पहुंचे ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री। जेलेंस्की से मिले डेविड कैमरून और युद्ध के हालात पर चर्चा की है, मदद जारी रखने का भरोसा भी दिया है। तो देखिए, जेलेंस्की और डेविड कैमरून के बीच में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। युद्ध के हालात पर चर्चा भी हुई है और जेलेंस्की को मदद का पूरा भरोसा भी दिया गया है डेविड कैमरून की ओर से। और एक और बड़ी खबर, रूस पर नए प्रतिबंध लगाएगा यूरोपियन यूनियन। यह खबर आ रही है, रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव के बेटे पर भी बैन लगाने की अब तैयारी है। जो जानकारी पहले से ही कई सैंक्शंस यूरोप की तरफ से लगाए गए और अब यह जानकारी कि यूरोपियन यूनियन कुछ और नए सैंक्शंस, कुछ और नए प्रतिबंध रूस के खिलाफ लगाएगा और साथ ही साथ मेदवेदेव के बेटे पर भी बैन लगाने की तैयारी में है यूरोपियन यूनियन। और अगली अहम खबर, जंग पर जेलेंस्की का बड़ा दावा। रूस को पीछे हटने पर मजबूर किया। सेवेस्तोपोल से रूसी सेना भाग रही है। रूस ने अपने कई वॉरशिप हटाए हैं, तो ये जेलेंस्की का कहना है। तो रूस ने कई वॉरशिप अपने हटा दिए हैं सेवेस्तोपोल से और सेवेस्तोपोल से रूसी सैनिक भाग गए हैं, रूस की सेना भाग गई है, ये कहना है जेलेंस्की का। जंग पर जेलेंस्की ने किया है बहुत बड़ा दावा कि यूक्रेन से डरकर भाग गया है रूस।
तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ब्लैक सी से रूस पीछे हट गया है? यह अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि यहां पर बड़ी डिप्लॉयमेंट रूस की तरफ से की गई है। तो पहली बार क्या हो रहा है? पहली बार ब्लैक सी में नेवी की ड्रोन फ्लीट को तैनात किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन फ्लीट के आगे आने से रूस पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है यूक्रेन को। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ड्रोन्स की वजह से रूस को कई वॉरशिप वहां से हटानी पड़ी और ब्लैक सी में रूस को अपना प्लान भी बदलना पड़ा। ब्लैक सी में सैन्य ताकत का समीकरण बदल चुका है। तो देखिए ये हालात है ब्लैक सी में, जहां रूस क्या पीछे हट गया। ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये दावे ज़ेलेंस्की की ओर से किए जा रहे हैं। तो ब्लैक सी में आखिर हालात कितने तनावपूर्ण बने हुए इसका अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों ही ओर से दावे किए जा रहे हैं। राजेश कुमार साहब, ज़ेलेंस्की के दावे में आपको कितना दम नजर आता है, कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या रूस वाकई में यूक्रेन से डरकर ब्लैक सी से पीछे हट गया है? सेवेस्तोपोल से पीछे हट गए रूस के सैनिक? नहीं, ये उनका कहना सही है कि सेवेस्तोपोल से कुछ वॉरशिप्स उन्होंने हटाई हैं। जैसे हमने कहा कि वो दूसरी तरफ जॉर्जिया और अब्खाजिया की तरफ अपनी शिप्स को बेस करना चाहता है क्योंकि ये अनमैन्ड फ्लीट से उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। तो क्योंकि अभी ब्लैक सी में बाहर से कोई शिप्स नहीं लाई जा सकती, ये टर्की ने बॉस्फोरस स्ट्रेट्स को रोक के रखा हुआ है। तो इसलिए जो भी वहाँ पे शिप्स डैमेज होती हैं तो उनको जो है रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए शायद उन्होंने पीछे एहतियात के तौर पे कुछ अपनी चीज़ें सेवेस्तोपोल से हटा करके और पीछे कर दी हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि उनको लगता है कि ब्लैक सी को उन्होंने डोमिनेट करना है और इसीलिए वो अब्खाजिया की तरफ आए हैं, वहाँ से ऑपरेट करेंगे। और जो है जो भी एस्कॉर्टेड कॉन्वॉयज हैं जिनकी उन्होंने, यानी राजेश कुमार सर, ये पूरी तरह से सही भी नहीं लगता जो यूक्रेन दावा कर रहा है कि उससे डरकर ब्लैक सी से पीछे हटी है रशियन फोर्स, बल्कि एक लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा यहां पर साफ तौर पर नजर आता है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। लात्विया के राष्ट्रपति से मिले हैं नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग। यूक्रेन को और हथियार देने पर बात हुई है। तो लात्विया के राष्ट्रपति से मुलाकात की है नेटो चीफ जेंस स्टोल्टनबर्ग ने, और यूक्रेन को और किस तरह से हथियारों की सप्लाई की जाए, कैसे हथियार दिए जाए, मदद को और बढ़ाया जाए, इस पर बात हुई है लात्विया के राष्ट्रपति से। और अगली अहम खबर है, गाजा युद्ध से यूक्रेन परेशान है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नहीं मिल रहे हैं उसे हथियार और यूक्रेन से दुनिया का फोकस अब हट गया है। तो देखिए इस युद्ध को लेकर के टेंशन ज़ेलेंस्की के माथों पर है। वजह इसकी है कि ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि अब हथियार हमें नहीं मिल रहे हैं, यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहा है, जिससे युद्ध लड़ने में कठिनाई हो रही है। तो गाजा युद्ध से कैसे मुश्किल में आ गया है यूक्रेन, ये समझिए। कैसे दोनों का जो लिंक है वो स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। तो गाजा युद्ध छिड़ा हुआ है, लेकिन मुश्किल में कैसे यूक्रेन है। इजराइल जंग से सहयोगी देशों का जो फोकस है वो मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर गया है, वो प्रो इजराइल शिफ्ट कर गया है, और यूक्रेन को आर्टिलरी के लिए गोले नहीं मिल पा रहे। यह हालात इस वक्त है यूक्रेन के सामने। जी हाँ, यूक्रेन का काउंटर अटैक अब धीमा पड़ रहा है क्योंकि यूक्रेन के पास अब हथियार नहीं है। मिडिल ईस्ट में आर्टिलरी शेल्स की डिमांड बढ़ी है और यही वजह है कि यूक्रेन को हथियार नहीं मिल रहे। मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह आप सभी जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है और यूक्रेन ने यह भी कहा है कि हमारे लिए हथियारों की सप्लाई अब धीमी पड़ गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ राजेश कुमार सर भी हैं। राजेश कुमार सर, सवाल यही उठता है यहां पर कि क्या जो ईरान को चाहिए था, या फिर जो हम देख पा रहे हैं कि जुगलबंदी जिस तरह से, चाहे चीन हो, इधर रशिया, इधर ईरान है, ये सब एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। अमेरिका का नेटो फोर्सेस का जो फोकस है शिफ्ट करना था, डाइवर्ट करना था, उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं और इसी बात की चिंता ज़ेलेंस्की ने अब जाहिर की है। ज़रूर, ये जो वेस्ट एशिया में फ्रंट खुला है उससे दुनिया का ध्यान तो वेस्ट एशिया में ही घुसा हुआ है, क्योंकि वेस्ट एशिया एक ऐसी जगह है जहां पे जंग जो है बहुत जल्दी फैल सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग है उसका फैलने के ज़्यादा आसार नहीं है, वो उसी फ्रंट पे लगा रहेगा। अब थोड़ा सा जॉर्जिया की तरफ आ गए हैं, लेकिन जो अगर इजराइल का युद्ध भड़क जाता है ज़्यादा तो उसमें पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा और फिर जो है जो तबाही होगी वो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगी। इसीलिए ज़रूर यूक्रेन से फोकस हटा है मिडिल ईस्ट की तरफ और ज़ेलेंस्की को ज़रूर इसकी खपत महसूस हो रही होगी। लेकिन बात ये भी है कि कुछ आर्म्स
हमस में जो मिले हैं वो पता चला है कि यूक्रेन से ही वो डाइवर्ट हुए हैं। इसका मतलब यूक्रेन में किसी ने उनको बेचे हैं। तो इसका ये मतलब है कि उनके पास अभी भी काफ़ी हथियार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। उनको कई जगह पे कुछ सक्सेसेस भी मिल रही हैं। खेरसोन एरिया में थोड़ा सा उन्होंने ब्रिगेड एस्टैब्लिश किया है। तो और जैसे हमें लग रहा था कि विंटर के टाइम में ज़्यादा लड़ाई नहीं होगी, लेकिन काफ़ी घमासान लड़ाई हो रही है खेरसोन के आसपास। और यानी कि ये कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की दरअसल कंफ्यूज करने के लिए भी इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं सर, उसके हिसाब से तो यही समझ में आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, खेरसोन में रूस का जोरदार हमला। रूसी हमले में एक नागरिक की मौत हुई है और हवाई हमलों में 4 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो देखिए, हवाई हमला हुआ है, 4 लोगों के घायल होने की जानकारी है और रूसी हमले में एक नागरिक की मौत हो गई है। खेरसोन में रूस ने किया है ये जोरदार अटैक। और एक और बड़ी खबर आ रही है, रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस यूक्रेन जंग पर एक सर्वे ने सबको चौंका दिया है। सर्वे में रूस को मिला है बड़ा समर्थन और गैर यूरोपीय देशों में रूस के साथ खड़े नजर आए हैं लोग। देखिए, एक सर्वे हुआ था जिसमें रूस और यूक्रेन को लेकर जब सवाल पूछा गया, पूरे वॉर को लेकर सवाल पूछा गया, तो ज्यादातर लोगों ने रूस का साथ दिया है। सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं और रूस को बड़ा समर्थन मिला है। सर्वे में गैर यूरोपीय देशों में रूस के साथ हैं लोग। तो रूस वर्सेस अमेरिका पर चौंकाने वाला सर्वे क्या है वो जल्दी से आपको बता देते हैं बिग बॉल पर। देखिए, जानकारी ये मिल रही है। सबसे पहले यूरोपियन काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन ECFR और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये सर्वे है, ये आपको बता दें। ज्यादातर लोगों के लिए यूक्रेन युद्ध में रूस ही विजेता है। जब ये सवाल पूछा गया तो रूस को विनर माना गया। 70% लोगों ने कहा है कि शांति के रास्ते में यूरोप अमेरिका सबसे बड़ी बाधा है। और इसके अलावा करीब 75% लोग क्या बोल रहे हैं, गैर यूरोपीय लोगों ने कहा है कि रूस ही युद्ध जीते। बड़ा अनुमान क्या है, अगले 20 सालों में यूरोपियन यूनियन बिखर सकता है, इस बात का अंदेशा जाहिर किया गया है। और जंग को कई लोगों ने अमेरिका रूस का प्रॉक्सी वॉर भी कहा है। ऐसे भी सवाल पूछे गए थे। चीन, सऊदी, तुर्की के लोग बोले सीधी जंग में है अमेरिका और रूस। तो ये जो सर्वे की बड़ी बातें हैं, रूस वर्सेस अमेरिका पर जो चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है, इसको लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। संजय सोई सर, ये जो खुलासा हो रहा है, इससे कितना आप चिंता में डालने वाला देख पा रहे हैं, क्योंकि आज नहीं आगे की बात भी यहां पर की गई है। करुणा, ऐसा सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग भी आज इसको हाईलाइट कर दिया रशिया यूक्रेन वॉर को, जो बहुत दिनों से वाकई में मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो गया था। तो ये जो सर्वे है, ये देखिए नॉन यूरोपियन देशों में किया गया है। भारत में भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोग रशिया के सपोर्टर हैं, 90% लोग रशिया के सपोर्टर हैं और ये मानते हैं कि अमेरिका अपनी आर्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, रशिया को डाउन करने के लिए, रशिया को कंट्रोल में लाने के लिए, विश्व में अपनी प्रभुसत्ता बनाए रखने के लिए इस प्रकार का युद्ध कराए, जिसमें यूक्रेन एक प्रॉक्सी है। यूक्रेन को उन्होंने पंप अप करके लड़ाई शुरू करवाई है, नाटो का मेंबरशिप देने का लालच दिया है, जो कि अभी तक कोई माना भी नहीं है पूरी तरह से, और इस प्रकार से ये युद्ध चालू हो गया। और उसके बाद लगातार पूरे यूरोप में जो नाटो कंट्रीज अलग हो रहे थे, उनको उन्होंने, अमेरिका ने डर डाल के इकट्ठे कर लिया है। दुनिया में अमेरिका के आर्म्स की सेल बढ़ गई है। तो जो ये सर्वे हुआ है, देखिए नॉन यूरोपियन देशों में ये बात सच है कि यही बिल्कुल हकीकत है। लेकिन अगर आप यूरोपियन और अमेरिका के में देखोगे तो वहाँ पर एक प्रोपेगेंडा के चलते, सोशल मीडिया के चलते वहाँ के लोगों की विचारधारा अलग है। तो ये सर्वे वाली बात है, ये इससे कोई बहुत डेंजर वाली बात नहीं है, लेकिन ये पता चलता है कि दुनिया में किस प्रकार से दो खेमों में बटी हुई दुनिया, नॉन यूरोपियन वर्सेस यूरोपियन, मतलब वेस्ट वर्सेस नॉन वेस्ट, या जिसको कहना चाहिए कि डेवलपिंग नेशंस वर्सेस यूरोपियन एंड डेवलप्ड। बिल्कुल, और अगर जंग अभी ना रुकी और जो मौजूदा हालात इसमें कोई सुधार नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में क्या खतरे पैदा हो सकते हैं, उसका भी अंदेशा इससे मिल रहा है। एक और बड़ी खबर, रूस पर फिनलैंड का बड़ा एक्शन हुआ है। रूसी नागरिकों पर बैन लगाया गया है। 9 में से 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स को बंद कर दिया गया है फिनलैंड की तरफ से। और अगली अहम खबर, खेरसोन में यूक्रेन रूस का जबरदस्त संघर्ष जारी है। नीपर नदी क्रॉस करके पहुंचे यूक्रेनी जवान।
रूसी सेना ने कहा यूक्रेनियों को तबाह कर देंगे। और एक और बड़ी खबर, स्वीडन और तुर्की में तनातनी आखिरकार क्यों है, यह भी अब आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और यह हम आपको बताएं। लेकिन इससे पहले यह खबर आपके लिए जानना जरूरी है कि स्वीडन की नेटो सदस्यता पर संकट बरकरार है। तुर्की की संसद में हो रही है बहस। एर्दोआन ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ कहा स्वीडन ने जरूरी कार्रवाई नहीं की है तो लगातार स्वीडन को शामिल किया जाए ना किया जाए, इसमें बड़ा रोड़ा तुर्की की तरफ से अटकाया गया और वो बरकरार है। तो देखिए, स्वीडन और तुर्की में तनातनी क्यों है, इसकी वजह जरूर जानते हैं। देखिए, बिग बॉल पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। स्वीडन और तुर्की के टेंशन को लेकर के क्या जानकारी मिल रही है? जानकारी यह मिल रही है कि स्वीडन में कई तुर्की विरोधी संगठनों को संरक्षण मिला हुआ है और साथ ही एक और इंफॉर्मेशन है कि तुर्की ने लगभग 120 कट्टरपंथी संगठनों की लिस्ट भी सौंपी थी। तो बिल्कुल ये जानकारी सामने आ रही है और बाकायदा कहा गया था तुर्की की तरफ से कि आप कार्रवाई करें, लेकिन अभी वो जो मसला है बना हुआ है। तुर्की ने 120 कट्टरपंथी संगठनों की लिस्ट सौंपी थी, जिसको लेकर दावा तुर्की करता है कि स्वीडन बाकायदा संरक्षण देता है उनको। स्वीडन से कानून बनाकर संगठनों पर बैन लगाने की मांग तुर्की ने की थी और साथ ही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को आतंकी संगठन मानता है तुर्की, लेकिन इस पर स्वीडन ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्वीडन की कार्रवाई से एर्दोआन सरकार अभी तक संतुष्ट नहीं है और साथ ही नेटो सदस्यता, जो नेटो मेंबरशिप है, इसको रोककर दबाव बनाने की जो रणनीति है वो तुर्की की तरफ से हम देख रहे हैं बीते 1-1.5 साल से अंजलि साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ, तो स्वीडन और तुर्की के बीच में टेंशन का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह भी हमने गिना दी है। राजेश कुमार सर, स्वीडन और तुर्की कई मुद्दे जिसको लेकर के दोनों की राय नहीं बनती है और कुछ जानकारियां भी हमने दी है जिससे कि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आगे अब क्या होता हुआ देखते हैं इन दो मुल्कों के बीच में? देखिए, ये जो मेंबरशिप उन्होंने स्टॉल करके रखी हुई थी वो पहले कुरान बर्निंग इंसिडेंट के तहत की गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो डिमांड्स रखी हैं स्वीडन पे कि आप हमारे रुख में नहीं हैं और तो स्वीडन नेचुरली कुर्दिस्तान पार्टी के ऊपर बैन नहीं लगा सकता, क्योंकि कुर्दिस्तान और तुर्की के बीच में जो मतभेद है, जो इंटरनल इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पे स्वीडन अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है। तो जो डिमांड उन्होंने रखी है वो भी काफ़ी अनरियलिस्टिक है और प्रेशर बनाने का एक तरीका है कुर्दिस्तान के ऊपर ताकि उनके अपने बॉर्डर्स सही रहें, लेकिन वो इतनी जल्दी स्वीडन को मेंबरशिप की जो है स्वीकृति नहीं देगा। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तुर्की बहुत ही फाइन बैलेंस खेल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी जो EU मेंबर्स और नेटो मेंबर्स उनसे खफा हो जाएं और उनकी मेंबरशिप ही ना कहीं रद्द कर दें, क्योंकि ये इसके होने के भी आसार हैं। कई दिनों से वो EU के मेंबर बनना चाहते हैं, अभी EU ने स्वीकृति नहीं दी है। तो टर्की जो है बहुत ही एज पे है और दोनों तरफ की जो उनकी पॉलिटिक्स है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और ये जो फाइन लाइन है वो कभी भी टूट सकती है। और अगर युद्ध भड़क गया मिडिल ईस्ट में और उन्होंने खुलकर वो साथ में आ गए मिडिल ईस्ट के, तो शायद उनको नेटो से भी अपनी मेंबरशिप का हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, तो तुर्की के सामने यह भी एक बहुत बड़ा खतरा है जो मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, इजरायल युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। भारत ने 7 अक्टूबर के हमले की निंदा की। यह प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया अपने बयान में, युद्ध में नागरिकों की हत्या करना गलत है। इस बात पर भी फोकस दिया है प्रधानमंत्री ने। गाजा के लिए मानवीय मदद भेजी गई है। युद्ध से पश्चिम एशिया में नई चुनौतियां उभर रही हैं, तो प्रधानमंत्री की तरफ से कई मसलों पर चिंता जाहिर की गई है जो हमास और इजरायल का युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने
7 अक्टूबर को इजराइल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में मतदान किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के बाद बोले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, कुर्सी की रेस कांग्रेस के अंदर छिड़ी हुई है, बीजेपी में विकास और प्रगति की रेस है, क्या कहा देखिए आप। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। और अब आपको दिखाते हैं वीवीआईपी की वोटिंग। आज बड़े बड़े नेताओं ने अपना मत दिया है। देखिए, कमलनाथ सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे, और उसके बाद देखिए शिवराज सिंह चौहान जो कि बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, उन्होंने भी अपना मत दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने वोट किया है और कैलाश विजयवर्गीय जो कि इंदौर 1 से प्रत्याशी है बीजेपी के।